हेलो क्लास 12। मैं आपका फिर से वेलकम करता हूं बेटा अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको पिछला टॉपिक क्लियर होना चाहिए। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर करता क्या बेटा? इट डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। जो आपका एमीटर है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट को ही मिनिमम मेजर कर सकता है। छोटे करंट को मेजर करने में क्या है, आपका अनकेपेबल है। माइक्रो एम्पियर या फिर मैं बोलूँ मिली एम्पियर को वो मेजर नहीं कर सकता। तो वहाँ पर काम कौन आता है? गैल्वेनोमीटर काम आता है। और दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है या कहूँ खासियत है, ये वोल्ट मीटर के तरीके भी एक्ट कर सकता है और एम मीटर के तरीके से भी एक्ट कर सकता है। वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है? वही प्रिंसिपल। अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल को आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है? टॉर्क। याद कीजिए लास्ट टॉपिक, आपने एक कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा था और उसने क्या एक्सपीरियंस किया था? टॉर्क एक्सपीरियंस किया था। ठीक है, चलिए इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं बेटा। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले है आपके पास कॉइल PQRS। कॉइल PQRS और इसकी n नंबर ऑफ टर्न्स है, यानी कि लार्ज टर्न्स है, देख सकते हो आप। ठीक है, PQRS की बहुत ज़्यादा टर्न्स है। ये मैंने टर्न्स दिखाई है बेटा। ठीक है, और ये टर्न्स किसकी बनी होती हैं? कॉपर की बनी होती हैं। ठीक है, और 2 सिलेंड्रिकल मैग्नेट है आपके पास यहाँ पर, नॉर्थ एंड साउथ। इनकी शेप सिलेंड्रिकल शेप की है, मतलब ये थोड़ी सी इस शेप की है बेटा। क्लियर है? स्ट्रेट नहीं है, इस शेप की है। नेक्स्ट है हेयर स्प्रिंग। जो लोअर एंड है आपकी कॉइल का वो एक स्प्रिंग से अटैच है। ठीक है, और अपर एंड आपका एक फाइबर है फॉस्फोरस ब्रोंज की, उसके साथ कनेक्ट है। लोअर एंड ऑफ कॉइल इज अटैच टू द स्प्रिंग एंड अपर पार्ट ऑफ द कॉइल इज अटैच टू द फाइबर ऑफ फॉस्फोरस ब्रोंज। ठीक है, आई क्या है बेटा? ये आई बीच में आपने सॉफ्ट आयरन कोर का एक पीस रखा हुआ है। नेक्स्ट आपके पास T1 एंड T2। देखिए ध्यान से, ये एंड मैंने T2 से कनेक्ट किया है और ये एंड किससे कनेक्ट किया है? T1 से। अब देखिए आप, ये होता है आपका गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये है आपका T2 और ये क्या है? T1। यहाँ पर आपको क्या लगानी पड़ेगी? एक्सटर्नल बैटरी, क्योंकि आपको सर्किट में क्या चाहिए? अल्टीमेटली करंट। और करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में आएगी तो ये क्या करेगी? रोटेट करेगी। समझ रहे हो बात? अगर मैं इसको पॉजिटिव मानूँ और इसको नेगेटिव मानूँ तो आपका करंट कुछ इस डायरेक्शन में क्या करेगा? मूव करेगा। क्लियर है बात? और इस तरीके से होते हुए T2 से होते हुए वापस बैटरी में चला जाएगा। ये चीज़ आपकी T1 और T2 क्या है? टर्मिनल है, जहाँ पर एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट होगी और वहाँ से आपका क्या आएगा? करंट आएगा इस पूरे गैल्वेनोमीटर में। अब आपको एक बात और नोटिस करनी है, जो ये आपका नीडल है जिसके थ्रू आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा, आपको पता चलेगा कि कितना करंट है कि नहीं है, वो यहाँ पर कहीं पर कनेक्ट होती है। किसी किसी गैल्वेनोमीटर में यहाँ पर और किसी किसी गैल्वेनोमीटर में यहाँ पर, स्प्रिंग के जस्ट नीचे। ठीक है, अब क्या होगा? क्योंकि ये टर्न करेगी तो अल्टीमेटली ये फाइबर भी टर्न करेगी और ये नीडल भी क्या कर जाएगी? टर्न कर जाएगी। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी बेटा? रीडिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर यहाँ पर कनेक्ट है, क्योंकि स्प्रिंग भी टर्न होगा एज कॉइल टर्न होगी, तो आपकी नीडल भी क्या करेगी बेटा? टर्न करेगी और आपको रीडिंग देखने को मिल जाएगी। समझ में आई बात? नीडल यहाँ पर भी कनेक्ट हो सकती है और यहाँ पर भी, डेट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ कौन सा गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, अब आपको 2 डाउट आएंगे यहाँ पर बेटा कि इन सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक पोल का काम क्या है और दूसरा इस सॉफ्ट आयरन कोर का यूज क्या है। पहली बात देखिए, सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक पोल है मेरे पास, अगर मैं इसको ऊपर से देखूं तो मुझे कुछ इस शेप के दिखाई देंगे, है ना? और इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बेटा कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलते हैं? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो सिलेंड्रिकल आपके पास पोल हैं ये आपको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाएंगे। अब आप कहेंगे सर इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का क्या यूज है? चलो देखते हैं। अब आप देखो, ये आपके पास कॉइल है, अगर आप इसको ऊपर से देखो तो आपको सिर्फ ये कंडक्टर दिखाई देगा PS, कुछ इस तरीके से। समझ आ रही है बात आपको? और इस पर्टिकुलर कॉइल का एरिया वेक्टर ये है, और अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये तो आपको कंडक्टर दिखाई देगा और ये एरिया वेक्टर दिखाई देगा। तो देखें यहाँ पर B की डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर की ये डायरेक्शन है, तो B और A यहाँ पर क्या हो गए? परपेंडिकुलर। अब जैसे ही इसमें से करंट गुजरेगा तो ये थोड़ा सा क्या करेगी? टर्न करेंगी। लेट नई पोजीशन ये हो गई है बेटा, ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, नई पोजीशन थोड़ा से टिल्ट हो गई है, ये कॉइल आपकी टिल्ट होकर ऊपर चली गई है। ठीक है, अब इसका एरिया वेक्टर ये हो जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर होता है कॉइल के। अब आप नोटिस करें, मैग्नेटिक फील्ड रेडियल थी, थोड़ी सी कर्व नेचर की है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्या होती है? टेंजेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर ये होंगी, ध्यान से देखें, और यहाँ पर क्या होंगी? इस तरीके से, सच डैट इस बार भी B और A क्या रहेंगी? परपेंडिकुलर। मैं दोबारा से दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो, पहले पोजीशन ये थी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ये थी।
अब आपकी पोजीशन थोड़ी सी क्या कर गई बेटा, टिल्ट सच डैट अभी भी देखिए, अब एरिया वेक्टर ये हो गया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके क्या होंगी, टेंजेंट होंगी इसके, ठीक है। तो अभी भी बी और ए क्या है, परपेंडिकुलर। ये सिलेंड्रिकल शेप इसलिए रखी गई है ताकि बी और ए के बीच में एंगल हमेशा क्या बने, 90 बने। सेकेंड, व्हाट इज द यूज ऑफ द सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर बेटा ऐसा मटेरियल है जो ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, मजबूर करेगा इस कोयल के अंदर से गुजरने में, ठीक है। और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कोयल से पास होगा, और जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, टॉर्क होगा, क्योंकि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। कल फॉर्मूला पढ़ा था ना, NIAB, ठीक है। तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, और उसका काम कौन कर रहा है, सॉफ्ट आयरन कोर कर रही है, ठीक है। तो आपने देखा बेटा, ड्यू टू सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक पोल आपका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो गया, 90। कल आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन अल्फा। अल्फा किस किस के बीच में एंगल था, एरिया वेक्टर और बी के बीच में, और जो सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, 90। तो अल्फा 90 हमारे केस में, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो टॉर्क कितना है इस कोइल पर, मैं कह सकता हूँ NIAB। अब नोटिस करें बेटा, जब ये टॉर्क घूमेगी तो स्प्रिंग भी घूमेगा। अगर नीडल यहाँ पर अटैच है तो जिस तरीके से स्प्रिंग घूमेगा, नीडल भी क्या करेगी, रोटेट करेगी। समझ आई बात। परंतु ये स्प्रिंग इस पर्टिकुलर टॉर्क को क्या करेगा, अपोज करेगा। कैसे, देखिए एक स्प्रिंग है और उसका एक साइड फिक्स है, और यहाँ से आप इसको टॉर्क लगा रहे हो, इसको घुमा रहे हो, ठीक है। तो ये आपको अपोजिट डायरेक्शन में क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। देखिए अगर आप इसको थोड़ा सा घुमाते हो तो थोड़े से घूमने के बाद ये रुक जाता है, इसका मतलब उस पोजीशन पर आपका टॉर्क और इसका पोजीशन क्या हो गया है, बराबर हो गया है। क्लियर है। वरना अगर इसका पोजीशन होता ही नहीं तो स्मॉल टॉर्क में ये डिफॉर्म होता रहता बेटा। क्लियर है। तो रेजिस्टिंग टॉर्क देगा कौन, स्प्रिंग, और वो कितना देगा, T इज इक्वल टू के थीटा। थीटा क्या है, जितना वो ट्विस्ट हुआ है, और K क्या है बेटा, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ ये रेजिस्टिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर बोल लीजिए, या फिर मैं बोलूँ जितना आपका स्प्रिंग ट्विस्ट हुआ है, जितना स्प्रिंग ट्विस्ट होगा उतना ही रीडिंग में क्या आएगा, चेंज आएगा, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। और के क्या है, रेजिस्टिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। जब नीडल एक पोजीशन पर आकर रुक जाएगी तब अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ ये टॉर्क और रेजिस्टिंग टॉर्क आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों को बराबर रखा, NIAB इज इक्वल टू के थीटा आपके पास आ गया। तो बेटा आपके पास आ गया था NIAB इज इक्वल टू के थीटा। फॉर आइडियल गैल्वेनोमीटर के शुड बी स्मॉल। देखिए ध्यान से, के क्या था, अपोजिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। जितना ये अपोज करेगी उतना ही ये नीडल कम हिलेगी, जितना ज़्यादा पोजीशन ये दिखाएगी उतना ही कम मूवमेंट किसकी होगी, नीडल की। और जितनी ज़्यादा कम मूवमेंट नीडल की हुई, यानी कि ये उतना ही कम सेंसिटिव हुआ। मतलब अगर मान लीजिए स्मॉल करंट आ रहा है पर ये ज़्यादा डिस्टेंस दिखा रहा है तो नीडल हिलेगी नहीं बेटा। तो करंट तो एक्चुअली में है लेकिन आपका गैल्वेनोमीटर उसको मेजर नहीं कर पाया, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, लेस सेंसिटिव हो गया। आपको तो स्मॉल करंट भी मेजर करना है तो उसके लिए ये स्प्रिंग क्या होना चाहिए, आपका कम रिजिड होना चाहिए, और कम रिजिड होगा तभी सेंसिटिविटी क्या होगी, ज़्यादा। तो के आपका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं करंट सेंसिटिविटी। कितना डिफ्लेक्शन दिखाएगा नीडल कितने करंट पर, इसी को क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी। तो इसी इक्वेशन का यूज़ करते हैं, NIAB इज इक्वल टू के थीटा। थीटा इधर ही है, आई को नीचे ले आओ, NAB बाई क्या आ गया, के आ गया। यहाँ से भी आप देख सकते हैं अगर के कम होगा तो थीटा बाई आई क्या होगा, ज़्यादा, मतलब आपका गैल्वेनोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट है वोल्टेज सेंसिटिविटी। हमने अभी भी बात की थी पीछे कि गैल्वेनोमीटर वोल्टेज को भी मेजर करता है, तो कितना डिफ्लेक्शन आएगा कितने वोल्टेज के ऊपर, तो ये होता है आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसी इक्वेशन को मैं दोबारा से यूज़ करता हूँ, बस इस बार दोनों तरफ मैंने डिवाइडेड बाय क्या कर दिया है, R कर दिया है। R इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, I इंटू आर क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो थीटा बाई V क्या आ गया, NAB बाई के आर। क्लियर है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया करंट सेंसिटिविटी का, और ये फॉर्मूला हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी का। तो गैल्वेनोमीटर के सेंसिटिव होने के लिए अब कुछ कंडीशन देखते हैं बेटा। साफ साफ दिख रहा है के को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। आप यहाँ से बोल सकते हो कि सर n ज़्यादा होगा तो अच्छा होगा, n जितना ज़्यादा होगा उतना ही सेंसिटिव आपका क्या होगा, गैल्वेनोमीटर। परंतु इस n पर एक लिमिट है बेटा, जितनी ज़्यादा n हो जाएंगी उतना ही क्या बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो n कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट,
नंबर 3, आपका एरिया भी एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही मैनेजेबल है, उसके बाद एरिया भी आपका नहीं बढ़ सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता? आपका सिस्टम बल्की हो जाएगा और अनकंफर्टेबल हो जाएगा। और नंबर 2 बात, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आने वाली है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया को आपस में परपेंडिकुलर करने में। ठीक है, लास्ट वन, बी जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, इसके लिए आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का यूज़ करेंगे। बेटा कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सस्पेंशन फाइबर की, उनको देखते हैं। देखिए, सस्पेंशन फाइबर से ये पूरा स्ट्रक्चर नीचे की तरफ क्या हुआ है, आपका हैंग किया हुआ है, तो इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। मतलब ये ज़्यादा लोड क्या कर सके, कैरी कर सके, ऐसा ना हो कि ज़्यादा लोड पर ये ब्रेकआउट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अल्टीमेटली जब आप यहाँ पर बैटरी लगाएंगे तो करंट आएगा इससे। अगर हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होगी तो ज़्यादा करंट पास कर पाएगा, और ज़्यादा करंट पास करेगा तो आपका ज़्यादा मूवमेंट होगी और आपका गैल्वेनोमीटर अच्छे से वर्कआउट कर पाएगा। तो कह सकते हैं हम इसकी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होनी चाहिए। थर्ड वन इज़ कॉमन, रस्टलेस विद द टाइम, इसमें जंग ना लगे टाइम के साथ। एंड नेक्स्ट वन इज़ के मस्ट बी स्मॉल। देखिए, अगर यहाँ पर आपका नीडल लगी हुई है, मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूँ मैं ये बात, तो के जितना स्मॉल होगा उतना ही ज़्यादा ये क्या करेगा, डिफ्लेक्शन देगा। मैं बोल सकता हूँ उतने ही कम करंट को हम क्या कर पाएंगे, मेजर कर पाएंगे। लास्ट वन इज अल्फा शुड बी स्मॉल। अल्फा क्या है बेटा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे ही टेम्परेचर बढ़े, मान लीजिए इस वायर का रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, तो ये कम करंट को अंदर आने देगा। ठीक है, तो आपकी अच्छी मेजरमेंट नहीं हो पाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि आपका क्या होना चाहिए, अल्फा स्मॉल होना चाहिए, मतलब इसका टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं होना चाहिए। ठीक, तो आज हमने सीखा बेटा गैल्वेनोमीटर। कल हम सीखेंगे कि कैसे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, इस लेक्चर को ध्यान से देखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।